हेलो प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर संजीव बिथरिया आप सभी का स्वागत करता हूं। आपकी भूगोल की प्रश्न बैंक की जो सीरीज चल रही है, आज आपके सामने मैं दूसरा अध्याय इकाई लेकर उपस्थित हुआ हूं। उसका नाम है विश्व जनसंख्या, वितरण, घनत्व तथा वृद्धि। इस इकाई को आज हम यहाँ पर हल करेंगे। इससे पहले मानव भूगोल की प्रकृति एवं विषय क्षेत्र पहली इकाई आपके सामने हल हो चुकी है और आप लोग उससे अपना तैयारी कर रहे होंगे। ऐसी आशा के साथ आज हम दूसरी इकाई बच्चों शुरू करते हैं। इकाई 2 विश्व जनसंख्या, घनत्व, वितरण, घनत्व तथा वृद्धि। बच्चों इसमें हम देखेंगे इस इकाई से बच्चों कुल एक प्रश्न आएगा, ठीक है ना, और एक एक अंक के, ये देखो चार, एक एक अंक के 4 आएंगे और 3 अंक का 1 आएगा बच्चों। इसलिए इस तरह से कुल 7 नंबर के ये लिखा अंक आवंटित कितने हैं, 7 अंक से आएंगे इससे। तो आओ बच्चों इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लें तो आपको सरलता हो जाएगी दिखना। पहला ही प्रश्न है बच्चों, जनसंख्या की दृष्टि से किसी देश का वास्तविक धन होता है तो खनिज या वनस्पति, अर्थव्यवस्था, तो बच्चों इसका निवासी होता है बच्चों उसका वास्तविक, ठीक। नंबर 2, 21वीं शताब्दी के प्रारंभ में विश्व जनसंख्या कितनी थी, 600 करोड़ से अधिक थी बच्चों जनसंख्या, कितने में, 21वीं शताब्दी में। तीसरा, विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश, तो आपको मालूम है बच्चों, ये सभी जानते हैं, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश चीन है और नंबर 2 पर भारत है। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश जो है बच्चों, है ना, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप, तो आपको मालूम होना चाहिए एशिया महाद्वीप की जनसंख्या सबसे ज्यादा है, तो इस स्वाभाविक बात एशिया हो जाएगा, क्योंकि आप देखो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन, ये विश्व के किसी भी देश से ज्यादा आबादी वाले देश है। तो ये जब पूरी आबादी कहां हो रही है, एशिया में हो रही है। विश्व का पहला देश चीन है सबसे बड़ा, नंबर 2 पे भारत है। भारत के बाद फिर आप देखो तो यहाँ एक बड़ी जनसंख्या वाला पाकिस्तान है, 20-22 करोड़ पाकिस्तान की हो रही है। बांग्लादेश है 7-8 करोड़ बांग्लादेश, तो यहाँ भी सारी जनसंख्या बैठी हुई है बच्चों। पांचवा है बच्चों, भौतिक संरचना की दृष्टि से मनुष्य रहना पसंद करता है। कहां रहना पसंद करता है, तो सभी जानते हैं मैदानों में, क्योंकि मैदानी जहां इलाके होते हैं वो आप पढ़ ही रहे हैं, वहां सर्वाधिक जनसंख्या होती है, घनत्व वहीं होता है, क्योंकि जलवायु रहने की दृष्टि से ये अनुकूल वातावरण बच्चों इनका रहता है। निम्नलिखित में से विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है, तो कौन नहीं है, दक्षिण पूर्व एशिया का जो क्षेत्र है वो कैसा बच्चों है इसमें, है ना, दक्षिण पूर्व एशिया का क्षेत्र कैसा है, विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है इसमें। चलो अब रिक्त स्थान की पूर्ति करते हैं बच्चों। रिक्त स्थान की पूर्ति में खनिज क्षेत्र किसको आकर्षित करता है, जनसंख्या को, जनसंख्या देख लेना बच्चों आप, इसमें जनसंख्या को आकर्षित करता है। नंबर 2, विश्व के अनुकूल जलवायु नगर प्रवासियों को आकर्षित करते हैं, तो दूसरे में आ जाएगा अनुकूल जलवायु। चलो तीसरा, वह स्थान जहां से लोग अन्य स्थान को जाते हैं तो उसको कहते हैं उद्गम स्थल, ठीक बच्चों, क्या कहते हैं उसको, उद्गम स्थल। उद्गम मतलब जहां से निकलते हैं, उद्गम स्थल। और चौथा है बच्चों, क्षेत्र में विश्व में सबसे सघन क्षेत्र कहां बचे हैं, उपजाऊ, इसमें आ जाएगा उपजाऊ मैदान ही कह लो, उपजाऊ मैदान कह लो, उपजाऊ क्षेत्र कह लो, कुछ भी आप इसमें कह सकते हैं। विश्व विरल जनसंख्या, तो इसमें पहले में आटा कामा मरुस्थल आ जाएगा बच्चों, ये पहला आ जाएगा। नंबर 2, माथल्स का सिद्धांत 1978 में, ये दूसरा आ जाएगा। तीसरे का कार्यशील जनसंख्या, सभी जानते हैं कार्यशील 15 से 59 वाला हो जाता वर्ग, तो ये कार्यशील जनसंख्या हो जाएगा। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर, तो सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर कहां है, यहां पर अफ्रीका महाद्वीप में, तो ये इसका चौथा आ जाएगा। और औद्योगिक क्रांति का उदय 1750, ये आपकी सही जोड़ियां होंगी प्यारे बच्चों। अब हम देखते हैं सत्य बच्चों, देखते हैं
जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो क्या, तो उसे प्रवास कहते हैं। जी हाँ बच्चों, सत्य है ये। पृथ्वी पर जनसंख्या 700 करोड़ से अधिक है, तो ये भी बच्चों सत्य है। तीसरा, विकसित देशों की तुलना में विकासशील देशों में जनसंख्या वृद्धि दर कम होती है, तो ये असत्य है बच्चों, तीसरा वाला। चौथा, जनसंख्या वृद्धि से संसाधनों का सर्वाधिक ह्रास होता है। जी हाँ बच्चों, ये बिल्कुल सत्य है। महामारियों से मृत्यु दर में वृद्धि होती है क्या, तो ये पांचवा भी सत्य है, क्योंकि महामारी से बीमारी बढ़ेगी, लोग अस्वस्थ होंगे तो उनकी इम्यूनिटी पावर घटेगी और लोग मरना अधिक स्वाभाविक बात हो जाएगा शुरू। और छठवा है, जनसंख्या वृद्धि का प्रमुख कारण मृत्यु दर में कमी होना। ये एक बहुत बड़ा कारण होता है जनसंख्या वृद्धि दर में। जो जनसंख्या वृद्धि दर होती है या मृत्यु की दर कम होती है तो लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हो जाती हैं, तो उनकी जीवन प्रत्याशा दर जिसको कहते हैं वो बढ़ जाती है। इस तरह से अंतर आ जाता है। अब हम एक वाक्य में उत्तर देंगे बच्चों। एक वाक्य में उत्तर देंगे तो कौन सी गतिविधियां रोजगार उपलब्ध कराती हैं? आर्थिक गतिविधियां। नंबर 1 में आ जाएगा बच्चों आर्थिक गतिविधियां। गतिविधियां आ जाएगा बच्चों, आर्थिक गतिविधियां। नंबर 2 जनसंख्या परिवर्तन के घटक कौन से हैं? तो जन्म दर, मृत्यु दर। इसमें क्या लिख लेंगे? जन्म दर और मृत्यु दर, ये दूसरे में आ जाएगा बच्चों, जन्म दर और मृत्यु दर। तीसरा, लोगों की संख्या और भूमि के आकार के बीच के अनुपात को क्या कहते हैं? जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या घनत्व कहते हैं। चौथा, किस भू आकृतिक प्रदेश में सघन जनसंख्या मिलती है? तो आपसे ऊपर ही बात होके आई है, मैदानी में। पांचवा में बच्चों, दो समय अंतराल के बीच जनसंख्या कम हो जाए तो उसे क्या कहते हैं? ऋणात्मक। जनसंख्या ऋणात्मक। क्या हो जाएगा? जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि कर लो। जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि, ठीक है। और आखिरी है, अधिक जनसंख्या घनत्व वृद्धि वाले महाद्वीप का नाम, तो उसका नाम आएगा एशिया। एशिया महाद्वीप बच्चों इसमें आ जाएगा। और अब आपके सामने ये प्रश्न है, इस इकाई से लगभग 22-23 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो इसमें सभी तो प्रश्न आपके सामने मैं करके नहीं लाया, लेकिन जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों वो आपके सामने यहां मैं लेके आया हूं। तो जो सबसे पहला प्रश्न है बच्चों, जनसंख्या घनत्व तो किसे कहते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें दो चीजें पूछी गई हैं, ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं बच्चों। एक तो जनसंख्या घनत्व तो किसे कहते हैं और इसको ज्ञात करने का सूत्र क्या है, दोनों ही चीज बच्चों पूछी गई हैं। तो हम इसमें सबसे पहले प्रति इकाई क्षेत्र पर निवास करने वाली व्यक्तियों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं या कहा जाता है, और इसका ज्ञात करने का कुल आबादी बटे जनसंख्या क्षेत्रफल, ये इसका बच्चों सूत्र हो जाएगा। दूसरा, एशिया महाद्वीप में जनसंख्या घनत्व अधिक होने के 3 कारण। तो 3 कारण आपकी जल की उपलब्धता है, भू आकृति है और जलवायु है। चाहे तो आप इसको हेडिंग बना के थोड़ा थोड़ा इसमें आप लिख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत सारा हिमालय जैसे है जहाँ 12 नदियां रहती हैं, मैदानी इलाके भी हैं, यहाँ पर तो पानी की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता है, अनुकूल जलवायु है, भू आकृतियां मैंने जैसे बताया सभी प्रकार की भू आकृतियां हैं यहाँ पर। ये सारी चीजें क्या हो रही हैं, एशिया महाद्वीप में जनसंख्या यहाँ पर घनत्व जनसंख्या अधिक है तो स्वाभाविक बात है जनसंख्या घनत्व भी हो जाएगा। तीसरा, भू आकृति किस प्रकार जनसंख्या वितरण को प्रभावित करती है, ये भी आईएमपी है बच्चों, है ना। तो इसमें क्या करती हैं, नंबर 1 इसमें लोग समतल मैदानों एवं ढालों पर बसने को वरीयता देते हैं। मंद ढालों पर, एकदम ढाले नहीं, कैसी होगी, मंद, मतलब थीड़ी ऐसा हल्का सा धीरे धीरे ढलता हुआ। दूसरा, पर्वतीय और पहाड़ी क्षेत्र परिवहन तंत्र के विकास में अवरोधक हैं, इसलिए प्रारंभ में कृषिगत और प्रौद्योगिक विकास के लिए अनुकूल नहीं होते। नंबर तीसरा,
मैदानी क्षेत्र कृषि उत्पादन हेतु उपयुक्त होते हैं। सभी सही बात है बिल्कुल। समतल क्षेत्रों में अच्छी जमीन होती है, कृषि भूमि अच्छी होती है। यह जनसंख्या घनत्व को भी अधिक यहां पर होता है, क्योंकि जनसंख्या के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है जनसंख्या, वहीं पर बच्चों ज्यादा अच्छा होता है। एक समजलवायु होती है, तो इससे मैदानी इलाके होना चाहिए, इससे फसल अच्छी होती है, कृषि अच्छी होती है ना, यातायात के लिए सुलभता रहती है। तो ये जो सारे के सारे कारण है वो जनसंख्या वृद्धि के या घनत्व के कारण है बच्चों। चौथा प्रश्न है, जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि कैसे ज्ञात की जाती है? तो यह जनसंख्या की वह वृद्धि होती है जिसमें किसी क्षेत्र में निश्चित समय अंतराल में जीवित जन्म और अप्रवास को जोड़ा जाता है, जबकि उत्प्रवास को घटाया जाता है। जनसंख्या की जैसे कैसे निकालेंगे, तो ये सूत्र यहां पर दे दिया, जन्म को घटा दो मृत्यु में, और फिर प्लस कर दो अप्रवास को, और फिर माइनस कर दो उत्प्रवास को। तो इस तरह से बच्चों इसका सूत्र निकल आएगा। ये अगला पांचवा है, अशोधित जन्म दर से क्या तात्पर्य है? अशोधित जन्म दर ज्ञात करने का सूत्र ज्ञात कीजिए। ये भी बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी दो हिस्से हैं इसके भी। तो किसी क्षेत्र में प्रति 1000 जनसंख्या पर एक वर्ष में पंजीकृत जीवित जन्मों की संख्या को अशोधित जन्म दर कहते हैं। और अशोधित जन्म दर को ज्ञात करने का सूत्र है, किसी वर्ष विशेष में जीवित जन्म बटे किसी क्षेत्र विशेष में वर्ष के मध्य जनसंख्या गुणा 1000। जनसंख्या नियंत्रण के 3 उपाय, बहुत सरल भी है, बहुत इंपॉर्टेंट भी बच्चों, ये बहुत सरल है, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट भी है। नंबर 1, शिक्षा का प्रसार करेंगे। जब हम शिक्षा का प्रसार करेंगे तो लोग एक तो लंबे समय तक पढ़ेंगे, उनके मन में फीलिंग भावनाएं आएंगी कि हम तब शादी करेंगे जब हम स्टेब्लिश हो जाएं, जॉब में ले लें, है ना। बच्चों की फिर वो अहमियत समझ जाएंगे, बच्चे करेंगे तो वो सोच समझ के करेंगे। सरकार कहती है कि शादी के इतने साल बच्चे नहीं, दोनों बच्चों के बीच में गैप होना चाहिए, 2 ही बच्चे अच्छे, तो ये सारे स्लोगन वो समझ पाएंगे। नंबर 2, परिवार नियोजन के भी बारे में हमें बताना चाहिए घर घर जाकर। जो नव वधू आए हैं या इनके यहाँ 2 परिवार आ गए हैं तो उनको नसबंदी है, या बीच में उनको अन्य जो जनसंख्या वृद्धि को रोकने के अन्य उपाय हैं, चाहे वो गर्भनिरोधक गोलियां हों या गर्भनिरोध हों, ये सारी चीजें उन पर हमें चर्चा खुल के करना चाहिए। और तीसरा है स्वास्थ्य सेवा और मनोरंजन के साधन। कभी कभी गांव में ये भावना भी रहती है कि मेरे एक बच्चा हुआ, क्या पता वो कहीं खत्म ना हो जाए, तो बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं होना चाहिए, लोगों के आसपास घूमने फिरने के मनोरंजन के साधन होना चाहिए, रोजगार के भी अच्छे साधन हो, तो जनसंख्या पर हम नियंत्रण पर उपाय लगा सकते हैं। अगला प्रश्न जो 8वां प्रश्न है बच्चों, अशोधित मृत्यु दर से क्या तात्पर्य है? अशोधित मृत्यु दर को ज्ञात करने का सूत्र। यहां अशोधित हमने क्या जन्म दर को बच्चों ज्ञात किया था, और यहां हमें क्या करना है, अशोधित मृत्यु दर को ज्ञात करना है। तो इसके ठीक उल्टा वो हो जाएगा बच्चों, किसी क्षेत्र में किसी वर्ष के दौरान प्रति 1000 जनसंख्या के पीछे मृतकों की संख्या के रूप में प्राप्त आंकड़े अशोधित मृत्यु कहलाती है या मृत्यु दर कहलाती है। तो किसी वर्ष विशेष में मृतकों की संख्या बटे उस वर्ष विशेष के मध्य अनुमानित जनसंख्या और गुणा उसका भी 1000 से हो जाएगा बच्चों। इसके अलावा 9वां प्रश्न है, किसी क्षेत्र में जनसंख्या परिवर्तन के कारण जनसंख्या वृद्धि के परिणाम स्वरूप किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है? तो पहला है आर्थिक विकास के अवसर कम हो जाते हैं। नंबर 2, बेरोजगारों की संख्या बढ़ जाती है, क्योंकि जनसंख्या परिवर्तन हो गई या वृद्धि हो गई तो वहां अचानक से बहुत सारे लोग बच्चों रहने आ गए, तो अब उनके लिए सीमित संसाधनों के में अब उनको भी भागीदार बनाना है, तो एकदम बेरोजगारी बढ़ जाएगी। और प्रति व्यक्ति आय में भी कम हो जाएगी, क्योंकि उद्योग धंधे लगाने वालों के पास अधिक ऑप्शन आ जाएंगे। उन्हें पता है काम हमें देना है 10 को, मांगने वाले 20 हैं, तो फिर वो उसमें भी दाम घटा देंगे, उसकी क्या कहते हैं सैलरी कम करने की कोशिश करेंगे। तो इस तरह से एक घर में कमाने वाला एक व्यक्ति है, 4 व्यक्ति खाने वाले हैं, वो भी एक दिक्कत आ जाती है बच्चों। दूसरा है उद्गम स्थान एवं गंतव्य स्थान में क्या अंतर है, यह किस प्रकार स्थान विशेष को प्रभावित करते हैं? बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों, इसको आपको याद करना ही पड़ेगा। जब लोग उद्गम स्थान क्या होता है पहले समझ लेते हैं। जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं तो वह स्थान जहां से लोग गमन करते हैं उद्गम स्थान कहलाता है। जैसे आप नदियों के बारे में देखते हैं, गंगा का उद्गम स्थान, यमुना का उद्गम स्थान, नर्मदा का उद्गम स्थान पढ़ते हैं ना अपन
गंगा आप कहते हो वहां से उत्तराखंड से निकली गंगोत्री से, वो यमुनोत्री से, है ना, मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी का, तो जो जहां से जिस स्थान से वो निकल रही है वो स्थान उद्गम स्थान हो जाता है बच्चों। और गंतव्य स्थान, ये भी उसके नाम से आपको पता लग रहा है, जिस स्थान से लोग आगमन करते हैं गंतव्य स्थान कहलाता है। उद्गम स्थान जनसंख्या में कमी को दर्शाता है, जबकि गंतव्य स्थान पर जनसंख्या बढ़ जाती है, जिससे असंतुलन पैदा होता है। ये बच्चों उद्गम स्थान और गंतव्य स्थान में आपके सामने अंतर हो गया। इससे एक मिलता जुलता बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों, नगरीकरण एवं औद्योगिकरण किस प्रकार जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करते हैं। प्रत्येक के दो दो उदाहरण भी लिखना है इससे बच्चों। तो नगर योजना को बेहतर, नगरीकरण क्या करती है, नगर रोजगार को के बेहतर अवसर, शैक्षणिक व चिकित्सा संबंधी सुविधाएं तथा परिवहन व संचार के बेहतर साधन प्रस्तुत करते हैं। नंबर 2, अच्छी नागरिक सुविधाएं तथा नगरीय जीवन के आकर्षण लोगों को नगरों की ओर खींचते हैं। अब हर आदमी गांव में नहीं रहना चाहता, वो जरा भी पढ़ लिख जाता है या जरा भी उसको ऐसा लगता है कोई उसका रिश्तेदार वगैरह, तो नगरों की ओर भागने की कोशिश करता है। वो ये सारी चीजें, वहां पर अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी, अच्छा जीवन यापन है, वहां लाइट नहीं जा रही है, बीमार होने पर जल्दी चिकित्सा सुविधा मिल रही है, मनोरंजन के वहां आसपास बहुत सारे साधन हैं, अच्छा खाने को मिलेगा। तो ये सारी चीजें नगरों की ओर लोगों को आकर्षित कर रही है। दूसरा औद्योगिकरण बच्चों, औद्योगिक पेटियां रोजगार के अवसर उपलब्ध कराती हैं और बड़ी संख्या में लोगों को आकर्षित करती हैं। इनमें न केवल कारखानों के श्रमिक बल्कि या इनमें कारखानों के श्रमिक ही नहीं होते, वरन परिवहन के परिचालक हैं, दुकानदार हैं, बैंक कर्मी हैं, डॉक्टर हैं आदि सेवाएं उपलब्ध कराने वाले होते हैं। तो इस तरह से बच्चों हमने इसमें जो इंपॉर्टेंट प्रश्न थे, वैसे तो इसमें मैंने बताया प्रश्न बहुत हैं, बहुत सारे प्रश्न आपको सरलता से आपकी किताब में मिल रहे हैं, आप उनको हल करिए। अगले दिन अगले अध्याय के साथ। जय हिंद, जय भारत।